बचपन में सुनते थे कि ज़्यादा इल्म हासिल करने से इंसान पागल हो जाता है। बहुत दफ़ा सोचा कि इल्म इंसान को पागल कैसे कर सकता है, लेकिन अब मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि वाकई ऐसा होता है। मैंने इसका अमली मुज़ाहिरा देखा है। अक्सर घर में बज़रिया डाक किताबें मौसूल होती हैं और जिस वक्त पोस्टमैन आता है ऐन उसी वक्त मेरा माली जीरा भी पौधों की तलाश खराश में मसरूफ़ होता है, लिहाजा किताबें वही वसूल करता है। मेरे सहन में लीमू का एक पौधा है जिस पर हर मौसम में लीमू लगते हैं। इस रोज़ मैं कुछ लीमू तोड़ रहा था कि मेन गेट पर बेल हुई। जीरा माली पौधों को पानी दे रहा था। उसने पानी का नल बंद किया और गेट से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बंडल था जिसकी पैकिंग बता रही थी कि इसके अंदर किताबें हैं। मैंने वही पैकेट खोला और किताबों को उलट पुलट करके देखने लगा। जीरा माली मेरे करीब हुआ और आहिस्ता से बोला, साहिब, ज़्यादा किताबें पढ़ने से इल्म किताब चढ़ जाती है। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। ये सब ख्याली बातें हैं चाचा, इल्म की वजह से ऐसा नहीं होता। ये सुनते ही जीरा माली ने कंधे पर पड़ा अपना कपड़ा उतार कर पसीना पोंछा और गौर से मेरी तरफ देखा। साहिब जी, हमारे गांव में एक ऐसा बंदा मौजूद है। मेरे कान खड़े हो गए। कौन है वो? जीरे माली ने दांत निकाले। मास्टर गाँव। पता चला कि जीरे के गांव में गुज़िश्ता 50 सालों में एक ही शख्स पढ़ा लिखा है और वो भी पागल हो चुका है। शहर के किसी स्कूल में हेड मास्टर था, फिर वापस गांव चला आया और अब हाथ में ईंट उठाए गांव करता फिरता है। जीरे माली का गांव दूर दराज के किसी इलाके में था, लेकिन मुझ पर तजस्सुस का भूत सवार हो चुका था। मैंने पूछा कि चाचा, क्या मैं तुम्हारे गांव जाकर उस मास्टर को देख सकता हूं? जीरे ने कंधे उचकाए। जब मर्जी देख लें, लेकिन हमारे गांव का रास्ता बड़ा ख़राब है, गाड़ी नहीं जाएगी। मैं जल्दी से बोला, ट्रेन या बस तो जाती होगी। इसने इस बात में सर हिलाया, सिर्फ बस जाती है। मैंने जीरे से उसके गांव का एड्रेस लिया, हवाला के लिए एक नाम मालूम किया और हफ्ता की रात रवाना हो गया। 3 घंटे के तावील सफ़र के बाद गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। रास्ता वाकई ख़राब था, पूरा इंजर पिंजर हिल गया। सख्त थकन हो रही थी, लिहाजा गांव में दाखिल होते ही चाचा जीरे के बताए हुए बंदे का पूछा और वहां पहुंच गया। ये बंदा चाचे जीरे का बहनोई नहला था और गांव में काफ़ी असरो असूख रखता था। बड़ी मोहब्बत से मिला और बैठक में ख़ास तौर पर मेरे लिए बिस्तर लगवाया। रात के खाने में उससे गुफ्तगू हुई तो मैंने जानबूझकर मास्टर गाँव का जिक्र छेड़ दिया। नहले ने कहका लगाया, वो तो जी पागल है, ईंट मार देगा। मैंने लस्सी का एक घूंट भरा। क्या वो किसी को देखते ही ईंट मार देता है? नहले ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वैसे तो बातें करते रहें तो लगता ही नहीं कि पागल है, लेकिन बहस थोड़ी लंबी हो जाए तो अचानक ईंट उठा लेता है। मैंने सर खुजाया। अगर वाकई ऐसा था तो मास्टर गांव से मिलना बहुत ज़रूरी था। मैं जानना चाहता था कि इल्म ने उसे कैसे पागल किया। नहले से तय पाया कि सुबह वो गांव के साथ मुझे मास्टर मिलवाने ले जाएगा। अगले दिन नाश्ते के बाद सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। उनके चेहरों पर
ऐसी खुशी थी गोया किसी मेले में जा रहे हों। मैंने नहले से पूछा कि ये लोग साथ क्यों जा रहे हैं। नहले ने कहका लगाया, बस जी शुगल मेले के शौकीन हैं। वैसे भी ये लोग मास्टर के दिमाग को ज़्यादा समझते हैं, यही मास्टर से बातचीत करेंगे। आपने बस पीछे रहकर देखना है कि मास्टर कैसे पहले पागलों वाली बातें करता है और फिर ईंट उठाता है। मैंने एक सवाल किया, क्या मास्टर साहब के घर वाले भी साथ रहते हैं? नहला हंस पड़ा, नहीं, वो शहर में हैं, सिर्फ मास्टर ही तमाशा लगाने के लिए यहाँ रह गया। 10 मिनट बाद हम मास्टर गांव की रिहाइशगाह के करीब पहुँच गए। उनके घर के बाहर शीशम का एक दरख्त लगा हुआ था। मैंने दूर से देखा कि घनी छाँव में एक 60-65 साला उम्र रसीदा शख्स कुर्सी पर बैठा ऐनक लगाए कोई किताब पढ़ रहा है। गांव के सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे। नहले ने मेरा हाथ पकड़कर वहीं रोक लिया। गांव वाले मास्टर के थोड़ा और पास गए। शायद मास्टर को भी लोगों की आमद महसूस हो गई थी। उसने यकदम किताब से नज़रें उठाईं और लोगों की तरफ देखा। कुछ देर बाद वो इन्हें घूरता रहा, फिर अचानक उसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। आओ आओ, क्या पूछने आए हो? मजमे में से एक हट्टा कट्टा नौजवान 2 कदम आगे बढ़ा। मास्टर साहब, वो पूछना था कि चुड़ैल को कैसे पकड़ा जाए। मास्टर ने कुछ लम्हे बात सुनी, फिर त्योरी चढ़ाई। कौन सी चुड़ैल? कैसी चुड़ैल? कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। गांव वालों की दबी दबी हंसी निकल गई। वही नौजवान फिर बोला, लेकिन मास्टर साहब, जो भी रात को कब्रिस्तान वाले रास्ते में बोहड़ के दरख्त के नीचे सोता है मर जाता है। गांव के 3 लोग मारे जा चुके हैं। मास्टर ने किताब बंद की और बड़े प्यार से बोला, देखो, ये तो प्राइमरी का बच्चा भी बता सकता है कि दरख्त दिन को ऑक्सीजन और रात को कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसी वजह से रात को किसी भी दरख्त के नीचे सोने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सोने वाले की मौत हो जाती है। इसमें किसी चुड़ैल का कोई हाथ नहीं। ये सुनते ही सारी फिजा कहकों से गूंज उठी। मास्टर एकदम खड़ा हो गया। सब लोग चौकन्ने हो गए। एक और सवाल आया, मास्टर साहब, चांद पर खड़े होकर ज़मीन पर पत्थर फेंका जाए तो कितनी देर बाद नीचे गिरता है? मास्टर के लहजे में बेबसी उमड़ आई। देखो, चांद ऊपर नहीं, ज़मीन के सामने है, इसलिए चांद पर खड़े होकर ज़मीन नीचे नहीं ऊपर नज़र आएगी। सबकी बस्तियां निकल आईं। यूं लगा जैसे पूरे मजमे को किसी ने मुश्तरका गुदगुदी की हो। मास्टर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। देखते ही देखते वो नीचे झुका और उसी से ईंट उठा ली। एक हड़बोंग सी मची और सब लोग पीछे हट गए। मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मास्टर साहब के करीब पहुंच गया। मास्टर गजबनाक निगाहों से मुझे घूरने लगा। नहला और दीगर गांव वालों ने चीख चीख कर मुझे पीछे हटने का कहा। मैंने एक नज़र गांव वालों पर डाली, फिर मास्टर साहब के पास आकर पूरी अकीदत से इनके ईंट वाले हाथ पर बोसा दिया और बोला, मास्टर साहब, जहालत का समंदर दलील के पत्थर से पार नहीं होता। मास्टर साहब के होंठ कपकपाए, ईंट हाथों से छूटी, आंखों में नमी सी तैर गई।